तो फिर एक बार गुड आफ्टरनून आप सभी को, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी। और कल हम लोग मौर्य कला में मूर्ति कला की बात कर रहे थे। और मूर्ति कला में हम लोगों ने कल जो राजकीय मूर्तियां हैं उसके बारे में, क्या जैसे पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, उसका जो एविडेंस है वो आपको बता दिया था, है ना। एविडेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, कहाँ से क्या मिला है, मूर्ति की विशेषता क्या है ना। ठीक है। उसी में लोक कला की भी बात होती है, मूर्तियों की जब बात होती है तो। ठीक है। मूर्ति कला में हम लोग मौर्य मूर्ति कला पढ़ रहे हैं इस समय। कंप्लीट हो चुका था आपका ये। और मूर्ति कला में हम राजकीय कला की बात कर चुके हैं आपसे। हम राजकीय मूर्तियों के बारे में, अशोक ने जो मूर्तियां बनवाई थी। ठीक है। इसी में आम लोगों की कला या लोक कला की बात होती है ना। इस वाले पहलू पे भी दो चार लाइन हमें लिखना था। बेसिकली क्या होता है, कई जगहों से यक्ष और यक्षी, यक्षिनी भी लिखा रहता है, इनकी मूर्तियां मिलती हैं। और इनको बड़ा आदर सम्मान दिया जाता था समाज में, शहरों में खास करके। और एक तरह से नगर देवता के रूप में, नगर देवी देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मूर्तियां बड़ी खूबसूरत से बनी हुई हैं। मथुरा से, विदिशा से, पटना से, बहुत ज़्यादा जगहों से यक्ष एवं यक्षी की मूर्तियां मिल रही हैं। इसके बारे में ये है कि ये लोगों की मान्यताओं, सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। बाकी मिट्टी की मूर्तियां भी हैं, बट कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि उसकी बात की जाए यहाँ पे अब। इस सेंस में कि एक बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया था मिट्टी की मूर्तियों को लेकर के। उसमें कोई बहुत, आप आप देखेंगे कला के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उन्नत तो होता नहीं है, और आम लोगों के विश्वासों को रिफ्लेक्ट करता है। हड़प्पा वाला कॉन्सेप्ट ही हर एक काल में चलता रहता है मिट्टी की मूर्तियों पे। ठीक है। तो हम जहां थे उससे आगे लिखिए आप, जरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखें आप कि मौर्य काल से, मौर्य काल से मूर्ति कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में लोक कला के भी उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। इनमें प्रमुख हैं यक्ष एवं यक्षी की मूर्तियां। प्रमुख हैं यक्ष एवं यक्षी की मूर्तियां। लिखें, इन मूर्तियों का इन मूर्तियों का नगर के देवी एवं देवता के रूप में, नगर की देवी एवं देवता के रूप में, देवी एवं देवता के रूप में सम्मान किया जाता था। सम्मान किया जाता था तथा तथा इन्हें समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। तथा इन्हें समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। अगला पॉइंट लिखें, बौद्ध, जैन, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग इनका सम्मान करते थे, सम्मान करते थे, रेस्पेक्ट करते थे।
देखिए, कलात्मक दृष्टिकोण से देखें, कलात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये पत्थरों से निर्मित मूर्तियां हैं, पत्थरों से निर्मित मूर्तियां हैं। मूर्तियां हैं, देखिए मूर्तियों में शारीरिक अनुपात, मूर्तियों में शारीरिक अनुपात, सौंदर्य एवं अलंकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है, टाइम से क्लास लगा दिया करिए आप, हैं आप लोग टाइम से क्लास बताइए, बच्चों को जो है तकलीफ हो रही है। ठीक है, अलंकरण का बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। अब राइटिंग में भी खूबसूरती की क्या तारीफ की जाए, अब ठीक है ना। एक बता दिया गया, मतलब यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो बनाई गई हैं, जो शारीरिक बनावट है, चेहरे का भाव है, ठीक है, बाल वगैरह का जो अलंकरण है, आभूषण है हाथों में, गले में, पैर में, बहुत खूबसूरती से वस्त्रों को जिस तरह से पहनाया गया इसमें, मतलब बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। किताबों में कभी कभी एक बेस तारीफ रहती है इसकी, मतलब मूर्तियों की। ठीक है, हमें तो एग्जाम पास के लिए पढ़ना है, ठीक है, बैठ के मूर्ति देखना तो है नहीं। ठीक है, आमतौर पे मूर्तियों में शारीरिक अनुपात कहने का मतलब ये होता है, जैसे कलाकारों को ये पता होता है कि भाई चेहरा यदि हम है, गर्दन कितना है, तो हाथ की लंबाई कितनी ले, हम कैसे अनुपात रखें। हम ऐसा ना हो कि हाथ आजान बाहु हो जाए, घुटने के नीचे, घुटने के नीचे हाथ पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है, ऐसा ना हो कि अजान बाहु वाली हाथ हो जाए। तो ये इसका मतलब है कि शरीर क्रिया विज्ञान या अनुपात की समझ होती है मूर्तिकारों की। हाथ पैर की लंबाई कितनी होगी, है ना, ऊपर वाले हिस्से की लंबाई ओवरऑल कितनी होगी। ठीक है, तो इन सब का तो देख के लगता है जैसे बहुत रियलिस्टिक बनाया गया है उसको, ये सब यथार्थवादी प्रतीत होंगी आपको। ठीक है, और अलंकरण तो खूब है इसमें, भर भर के अलंकरण है इसमें, मतलब यक्ष और यक्षी की बात करें तो। ठीक है, तो सामान्य जानकारी हो गई, कुछ उदाहरण लिख लें आप इसके बारे में। मथुरा से एक मणिभद्र नामक यक्ष, नाम दिया गया है यक्ष की मूर्ति। विदिशा से यक्ष एवं यक्षी की मूर्ति, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ेगा। मथुरा से मणिभद्र नामक यक्ष की मूर्ति, विदिशा से यक्ष एवं यक्षी की मूर्ति, यक्ष एवं यक्षी की मूर्ति। और पटना से लिख लें आप, चंवर धारणी, चंवर धारणी यक्षी की मूर्ति, हाथ में एक चंवर धारण किए हुए हैं, तो नाम ही चंवर धारणी यक्षी की मूर्ति। ये सब नाम अभी जो विद्वान होते हैं वो देते हैं, उस समय क्या नाम था पता नहीं, ये नाम सब अभी दिया गया है, मतलब ठीक है, तो किताबों में यही नाम चलता है। ऐसे बहुत सारे हैं, मणिभद्र, चंवर धारणी, ये सब नाम दिया हुआ है। तो मिट्टी की मूर्तियां भी खूब मिल रही हैं। ठीक है, देवी देवताओं जैसी मूर्तियां आपको लगेंगी, देवियों की मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, पशुओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, हमेशा कहा जाता है मिट्टी की मूर्तियों के बारे में, खिलौने के बारे में, कि कला के क्षेत्र में ये आम लोगों की सोच को रिप्रेजेंट, गरीबों के, आम लोगों की सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉमन, किसी भी काल में आप मिट्टी की मूर्तियों के बारे में लिख सकते हो आप। जैसे बड़ी संख्या में, लिखना नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों में
महिलाओं एवं पुरुषों के साथ साथ बहुतायत में पशुओं की मूर्तियां भी हैं, खिलौने, ठीक है, और भी बहुत सारे मिट्टी से बने हुए शिल्प के हमें साक्ष्य मिलते हैं। ये कॉमन बात है, किसी भी काल में लिख देंगे, आज के काल में भी सच है। आज भी ऐसी चीजें बनती हैं। 4 लाइन ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद इसको देख करके हम उस समय के लोक विश्वास के बारे में, मनोरंजन के साधन के बारे में, है ना, इत्यादि के बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, यदि जरूरत हो तो कभी भी आप इसका इस्तेमाल, जो हड़प्पा में मैंने आपको लिखाया था, हड़प्पा में मूर्ति कला में मैंने लिखा दिया था आपको, ये कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में कभी भी आप कर सकते हैं। वैदिक काल छोड़ करके, बुद्ध काल, वैदिक काल छोड़ करके कभी भी आप इसका इस्तेमाल, मिल तो वहां पे भी नहीं है, किताबों में जिक्र नहीं तो हम भी छोड़ देते हैं। मूर्तियां मिली तो वहां पे भी है मिट्टी की। ये हो गया आपका मौर्य काल। ठीक, मौर्य काल में जो भी पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने कहा था कुछ प्रश्नों को देख लेंगे हम, है ना। क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं 1 बाई 1। लीजिए आप जरा लिखें। लिखें, अशोक कालीन अभिलेखों के आधार पर अभिलेखों के आधार पर, या अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसकी नीतियों को संक्षेप में बताएं। ठीक है, उसकी नीतियों को संक्षेप में बताएं। आपने अभिलेख पढ़ा है अशोक का, आपको याद होगा, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। उसमें कौन कौन सी बातें पता चलती वो उसकी नीति हो गई। भाई ये अशोक के अभिलेख है और इससे उसके बारे में ये पता चलता है। अशोक जब मैंने आपको लिखाया था तो अशोक को क्यों महान शासक मानते हैं, क्यों विलक्षण शासक मानते हैं, 6-7 पॉइंट लिखवा दिए थे हमने आपको। दूसरा काम ये कर सकते हैं, अशोक के अभिलेख का परिचय आपने दे दिया, उन 7 पॉइंट को लिख दिया। अभिलेख से अशोक की नीतियों के बारे में पता चलता है। दोनों बात समझ में आ रही है ना। मैंने क्या कहा, एक तरीका ये है कि अशोक के अभिलेख का परिचय दे दीजिए आप। ये सब अभिलेख है, थोड़ा सा 25-30-40 शब्दों में बता दीजिए इस तरह के अभिलेख हैं। और अभिलेख से अशोक की नीतियों के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलती है। तो जो जो बातें लिखी हुई हैं आपके नोट्स में, आपको याद है वो लिख दीजिए आप। दूसरा तरीका ये बताया हमने, परिचय वैसे ही रहने दीजिए जैसा आपने लिखा, यह अशोक के अभिलेख हैं। और अशोक के बारे में जो कुछ मैंने आपको लिखवाया था ना, जितना भी लिखवाया था इंक्लूडिंग धम्म, वो सब पता कहां से चलता है, अभिलेख से। ऊपर अभिलेख का परिचय दे दीजिए और नीचे अशोक की नीतियां पूरा लिख दीजिए। अभिलेख को आगे करके आपसे अशोक पे सवाल पूछे जा सकते हैं। सुन रहे सभी लोग ध्यान से, उत्तर भी साथ में बताता जा रहा हूं। जब 3-4 क्वेश्चन एक साथ मैं बताता हूं तो बोर्ड वर्क लिखता कम हूं, मैं बता देता हूं फ्लो में आपको क्या क्या आपको लिखना है इसमें। किसी को कभी कंफ्यूजन हो दोबारा क्लास में जाकर के उसे सुन लीजिएगा। कम से कम 2-3 बार जरूर बताता हूं मैं आपको। ठीक, आप लोग उस लेवल पे हैं, सुनते रहें, और सुनने के साथ साथ यदि हाथ चल सकता है आपका थोड़ा बहुत, ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये डायरेक्शन बताया गया है ना। करते रहते हैं कई लोग एक बार, अदरवाइज रिकॉर्डिंग पे सब होता है, इसलिए मैं भी कभी कभी नहीं कहता हूँ कि आप इसको लिखें, सुन लीजिए आप। एक तो सवाल ये हो गया, एक सवाल और लिखें आप। अशोक पे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। अशोक की गिनती अशोक की गिनती प्राचीन भारतीय इतिहास के विलक्षण शासकों में होती है। ठीक है, विलक्षण शासकों में सुदाहरण बताएं, उदाहरण के साथ बताएं।
इसमें आपको क्या करना है, अशोक के बारे में जो मैंने आपको लिखाया था वही बात दोबारा यहां पे आपको लिख देनी है। क्लियर ना सभी को? विलक्षण क्यों? अशोक के पहले के जितने शासक हैं, अशोक के बाद के जितने शासक हैं, उसमें इस तरह की नीतियां आपको नहीं मिलेगी। अहिंसा के रास्ते पे चलो, कोई अपवाद होगा, प्रजा के प्रति इतना स्नेह प्रेम रखो, ठीक है, प्रजा के काम को कर्ज के तौर पे देखना, प्रजा के हालचाल जानने के लिए रात में यात्राएं करना, ठीक है, अधिकारियों को कहना कि प्रजा को सताओ मत, ठीक, अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को माफ करना, उसकी सजा को माफ करना, कल्याणकारी कार्यों को करना, धर्म के अनुयायी होने के बावजूद इक्का दुक्का किसी किसी शासक में नीति मिलेगी आपको, सहिष्णुता पे सब चलते थे, लेकिन इतने सारे अप्रोच आपको नहीं मिलेंगे आपको। तो अशोक जो मैंने आपको बताया था, लिखवाया था, वही आपको यहां फिर लिखना है। ठीक, तीसरा सवाल लिखें, अशोक की नीतियों से एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए? ठीक है, यहां पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा आपको। अशोक की नीतियां वही हो गई। अब पहले दोनों क्वेश्चन में तो उसकी नीतियां ही लिखनी है आपको, अब नीतियां आपने लिख लिया, अब उस पे सवाल, उससे एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन, जब भी दो अलग अलग काल की बात हो तो इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं आप कि अशोक जो है इस दौर में था, आज हम 21वीं सदी में हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। ठीक है, विकास प्रशासन के मानक भी अलग अलग हैं, फिर भी अशोक की नीतियों से एक प्रशासक निम्नलिखित पहलुओं को सीख सकता है। ठीक है, यह सीखना चाहिए। अब उसमें जब हम लोग बात करना शुरू करेंगे अशोक के बारे में, सीखना चाहिए, तो उसमें जैसे आपने देखा होगा प्रजा को लेकर के उस पॉइंट को ना खूब अच्छे से मतलब आप एक्सप्लेन करिए। भाई आज तो, उस समय तो राजतंत्र था, बट आज लोकतंत्र का युग है, और उस युग में भी अशोक ने प्रजा के प्रति जो समर्पण का भाव, ठीक है, किसी भी समय प्रजा के काम करने के लिए वो तैयार, वैसे ही आज एक प्रशासक को कभी भी, ठीक है, लोक कार्यों के लिए हमेशा तैयार तत्पर होना चाहिए। शासक के अंदर कभी ये नहीं भाव आए, जो प्रशासक उसके अंदर ये भाव नहीं है कि हम साहब हैं या मालिक हैं या बॉस हैं और प्रजा जो है दीनहीन है, गरीब है, मतलब, बल्कि सेवा भाव से काम करना चाहिए। जैसे अशोक कहता है हम तो कर्ज से मुक्त होने के लिए काम कर रहे हैं। सुन पा रहे ना मेरी बात? जो विरासत वाली शैली होती है ना क्वेश्चन की, हमने आपको पहले ही कहा राजनीतिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाने की बहुत कम, 9 के बराबर संभावना, पर जो भी सवाल होंगे कॉपी के बाहर नहीं होंगे, एकदम क्लियर रहिएगा आप। हमने कहा विरासत पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में। ठीक है, तो अब उसी बात को आज के संदर्भ में जोड़ना और लिखना। जैसे उस दौर में विविधता थी, ऐसे आज भी विविधता है। ठीक है, तो बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, पूर्वाग्रह के बिना एक प्रशासक को काम, जैसे कि अशोक कर रहा था, उसके नजर में सारी प्रजा उसके समान थी। हमें भी बिना किसी पूर्वाग्रह के, भेदभाव के, समाज के कल्याण के लिए, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ठीक, ऐसे बोलते चलेंगे, अच्छा जितने पॉइंट सब में बोल देंगे, 8-10 पॉइंट ऐसे करके, 3-4 पॉइंट्स बोल करके मैं आपको ट्रैक दे देता हूं, जिससे स्टूडेंट को कठिनाई हो, दोबारा रिकॉर्डिंग पे जाएगा, जितनी बात हमने बोली उसको पहले नोट कर लेगा। 60% आंसर तो यही हो गए। ठीक, अशोक आपने ठीक से पढ़ा ही है, क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा खुद से भी 1-2 बातों को जोड़ के ऐसा लिखना है। ठीक, हाथ पकड़ के थोड़ा सा 4 कदम मैं चलाऊंगा, 2 कदम आपको, यदि पूरा मैं चला दूंगा तो आप बुद्धि नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो कभी भी किसी को कंफ्यूजन हो, वरना देखो जो कॉन्फिडेंट है कि हम कर लेंगे वो अपने हिसाब से लिखें, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पर जिनको लगता है कि नहीं हमें मदद लेनी है, तो आप जाइए रिकॉर्डिंग पे,
जहां से मैंने क्वेश्चन बोला उसके बाद उत्तर बोलना शुरू किया, उसको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए आप, 60% तो आंसर तैयार है आपका। फिर आप देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, उस हिसाब से कोशिश करिए 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखने का। डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम अभी नहीं है, एग्जाम तो होना है कम से कम 1.5-2 साल के बाद आप देने वाले हैं। सीखने का समय होता है। हम बार बार, आप में से बहुत सारे लोग मन में सोच के बैठते हैं अच्छा भी लिखेंगे ना, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया। हमने क्या कहा था, आप लिखिए और खुद पढ़िए। लिखिए तो जब लिखने में बैठेंगे ना तो मन में इतनी हलचल होती है, इतनी उठापटक होती है, क्या मैं सही लिख रही हूं या लिख रहा हूं, रही हूं और रहा। ठीक है, क्या करें, ये लिखें या ना लिखें। कुछ लिखा फिर उसको काटा, हटाओ ये ठीक नहीं है, दूसरा लिखते हैं। जितना टाइम अपने साथ बिताओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होने वाला। कोई बहुत मतलब बहुत यूनिक आंसर कोई नहीं लिखता वहां पे जाकर के। जो क्वालिफाई करता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि हम कुछ भी लिख देंगे तो ठीक ही लिखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे सावधानी रखनी पड़ती है कि मैं क्या लिखा रहा हूं। सब्जेक्टिव में तो एक बार लाइन हमने बोल दिया तो मैं साबित कर ही दूंगा कि हाँ ठीक है, ये प्रमाण है ना मेरे पास उसके। तो जैसे जैसे आप मेंस समझ जाएंगे तो मेंस में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है हमने बात कह दी तो ठीक ही कहेंगे इसको हम। ऑब्जेक्टिव में जब इंफॉर्मेशन होते हैं तो एग्जैक्ट, जैसे कल सवाल आया था ना निस को लेके, एक बच्चे ने लिखा था, मैंने कहा था मैं चेक कर लूंगा, तो ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता था, मैंने उत्तर वैदिक काल में लिखवाया हुआ है निस को लेकर के। मैं चेक नहीं कर पाया, मैं चेक करूंगा। मैं क्यों कह देता हूं कि ऑब्जेक्टिव का इंफॉर्मेशन है, हमें सावधान रहना चाहिए, उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव की इंफॉर्मेशन को। जितना जानते हैं ठीक से जाने उसको। कल आप में से एक स्टूडेंट थे मेरे पास, दिखा रहे थे सुदर्शन झील के बारे में, छठी वाली एनसीईआरटी में पूरा एक डायग्राम बना के उसमें दिया हुआ है। आप हैं क्या क्लास में कोई आज? कल लेकर के आए थे वो, एनसीईआरटी में मुझे दिखा रहे थे, सर देखिए, हाँ सर ये लिखा हुआ, ठीक दिखा रहे थे वो। सर वो वहां पाषाण अभिलेख लिखा हुआ है। पाषाण यानी पत्थरों का अभिलेख, नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो जूनागढ़ में मिला इसलिए उसको जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। और उसमें लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने उसका निर्माण किया था, वो भी ठीक लिखा हुआ है। हमने तो बताया चंद्रगुप्त मौर्य के काल में निर्माण हुआ, निर्माण कराया। कराएगा तो किसी से ना, खुद शासक तो जाएगा नहीं निर्माण करने। वो पुष्यगुप्त था, हमें नाम की जरूरत नहीं, इसलिए हमें लिखने की जरूरत। तो अब छठी क्लास की एनसीईआरटी में टेबल बना के दिया हुआ है। मैं उस इंफॉर्मेशन को क्यों लिखाता हूं, जब आईएएस में ऑप्शनल हुआ करता था, प्री में सीसेट की जगह पे ऑप्शनल हुआ करता था, तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता था यूपीएससी का ये। कुछ कुछ चीजों को मैं इसलिए लिखाता हूं कि ऑप्शनल का बहुत फेवरेट है वो। अब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बैंक तो मिलेंगे नहीं बाजार में, पुरानी बात हो गई, अब 13-14 साल पुरानी बात हो गई, ठीक है। हमने तो पढ़ाया 3-1 साल उसमें, तो मुझे ध्यान था एनालिसिस पूरा वो। तो उसके अपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होता है वो यूपीएससी का। उसके बाद जो पूरा एक क्वेश्चन का पुल होता है, उसके बाद संग्रह है, उसका पार्ट है क्वेश्चन वो। अब उसमें था जैसे पुष्यगुप्त हो गया, फिर तुस्साफ हो गया, फिर सुविशाख है, फिर चक्रपाली थे, ये 4 अधिकारी हैं। एक ने निर्माण कराया, दूसरे ने पुनः उद्धार, तीसरे ने पुनः उद्धार, चौथे ने पुनः उद्धार। चारों नाम जैसे हमने बोला। अब इसके लिए आपको कोई स्पेशल किताब पढ़ेंगे तब आपको जाके, तो सामान्य अध्ययन में एक समझ बना ली, सिंचाई इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मौर्य काल में सिंचाई की सुविधा राज्य के द्वारा हाँ दी जाती थी, ये कॉन्सेप्ट है, आइडिया हो गया, ठीक। वो आइडिया होना चाहिए हमारे पास पहले तो। अब इंफॉर्मेशन तो बहुत हो सकते हैं, सिंचाई कोई कर था क्या पता नहीं, अब सिंचाई के लिए कोई अधिकारी था क्या था, लेकिन पता नहीं, अब हमने लिखाया नहीं आपको अलग से। इंफॉर्मेशन तो चेन में बहुत सारे होते हैं ना, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, राज्य सिंचाई दे रहा था, हाँ दे रहा था। तो प्रारंभिक परीक्षा में भी आइडिया प्लस इंफॉर्मेशन, तो आइडिया बेस्ड क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, ठीक। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो हमें याद हो, सॉलिड याद हो, गलत पढ़ के ना जाए। वहां ऑप्शन भी होता है ना, 4 में हम चूज करने का भी ऑप्शन होता है, कभी कभी डिफिकल्ट ऑप्शन भी आते हैं, बट ऑप्शन रहता है वहां पे। जैसे इस बार बहुत ऑप्शन दिया गया था चूज करने का, पिछली बार ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, लोगों ने सिर पकड़ लिया था पेपर देख करके।
ठीक है, तो हमें वर्क करना है, क्लास नोट्स याद रखिएगा। तो हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग। आप कोई स्टार्ट कर रहा है, दूसरे को नहीं देखना है कभी भी, है ना, कि वो फला ऐसा कर रहा है हमें ऐसा करना चाहिए, अपना देखना है। हमने जब पढ़ाई शुरू की वहां हमने क्या पहली बार देखा, दूसरी बार क्या सुना, अब क्या क्या आगे बढ़ रहा हूं मैं, हम क्या सीख रहे हैं। हमने एक बॉटम लाइन खींच रखा है सभी बच्चों के लिए, क्लास नोट सभी को याद होना चाहिए। ठीक, ये सब पे लागू होता है। और घर में कम से कम 2-4 पेज रोज लिखने की आदत सब लोग डालिए, पुराने क्लास नोट्स को भी। ऐसा नहीं कि आज वाले को जाके लिखना है। आप कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, घर में जाके 2 पेज कम से कम, यदि आप चाहते हैं कि सचमुच आपका अच्छा हो सब्जेक्टिव वाले एग्जाम में। ठीक, आत्मविश्वास अच्छे से कब बढ़ेगा आपका, जब 4-5 विषयों पे आपकी पकड़ स्थापित। पर 5 विषय पे एकाएक पकड़ होगी क्या, नहीं होगी ना, पहले एक पे होगी, फिर दूसरे पे होगी, फिर तीसरे पे होगी, तब चौथे और 5वें पे होगी। एक पे पकड़ बना रहे हैं हम लोग, फिर दूसरे पे पकड़ बनाएंगे, जब दूसरा पे पकड़ बनाएंगे तो पहला छूटेगा, स्लिप करेगा। इसलिए हमने कहा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे कई बार क्या होता है, टीचर है, मेंटर है, उन्हें अंदाजा नहीं होता, जैसे जितने भी मेंटरिंग करते हैं ना, तो हो सकता है 3 साल में पहली बार राइटिंग शुरू किया उन्होंने। हम बच्चों से ना अपेक्षाएं बहुत करते हैं, सिखाते तो हम लोग बहुत हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग की सुविधा तो हम लोग बहुत सारी बात कर लेते हैं, अच्छा ये देख लेना आप, सुन लेना आप। बट सीखने की प्रक्रिया ग्रेजुअल होती है। ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा अनावश्यक गति मत पकड़ लीजिएगा आप, हमसे हो रहा है जजमेंटल टाइप का, मतलब सेंटिमेंटल मत हो जाएगा अपने आप को लेके बहुत, है ना। जस्ट याद है ना हमें, ये बॉटम लाइन है। भरोसा रखिएगा अपने ऊपर भी और मेरी इस बात पे भी, सारे क्लास नोट्स को याद रखिए। एक समय आएगा जहां से आपका कॉन्फिडेंस बूम बूम करने लगेगा। क्या करेगा, बूम बूम, क्या करेगा। ठीक है, याद लेकिन रहना चाहिए, नहीं याद होगा तो कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। बॉटम लाइन ये है, इसको कोई मिस नहीं करे। आपको लगता हो कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करते जाइए, लिखते जाइए जो लिखना है आपको। आपको लग रहा है कि नहीं अभी हम स्टार्ट, कोई बात नहीं, बट ये बॉटम लाइन है, इसको कोई मिस नहीं करे। ठीक है, आप देखेंगे 6-7 महीने में एकदम से समीकरण आपके बदलते हुए नजर आएंगे। पहले दिन हम समझा दिया था, इस एग्जाम की खास बात है लेंदीनेस। सिलेबस इतना लेंदी है, थकाऊ है, लोग शुरू करते हैं बहुत उत्साह से, फिर थक जाते हैं। याद होगा, एक उदाहरण मैं देता हूं, कई सारे उदाहरण हमने दिए हैं आपको। एक उदाहरण दिया, मान लो 3 साल में आपने ग्रेजुएशन किया है, तीनों साल आप पेपर लिख करके आए हो, और आपको 3 साल पढ़ने के लिए कहा जाए और 3 दिन में सारा पेपर लिखने के लिए कहा जाए, जितने नंबर आपको आए हैं उससे आधे पे आप आ जाएंगे, आधे पे क्या, चौथाई पे आ जाएंगे आप। यूपीएससी में यही होता है, जैसा ग्रेजुएशन है वैसा वैसा 3-4 विषयों को आपसे कहा जाता है 5 दिन के अंदर लिखो। इसीलिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी बातें याद है। बहुत लोग कहते हैं राइटिंग राइटिंग, एक लेवल पर लिखना आ रहा है तो अति मत करिएगा, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, कोई भी बीमारी ठीक नहीं है। आपको लिखना आता है, रिलैक्स रहिए आप, ये नहीं आज नहीं लिखा, कल नहीं लिखा, रिचुअल्स भी ऐसा भी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लिखना आना चाहिए, हमें इंप्रूव करना है, हमें सीखना है। टाइम मैनेजमेंट तो प्रैक्टिस से हो जाता है। हम यहीं पे अभी आपको टारगेट देके प्रेशर बना लेना हम, कि आपको मैं 3 सवाल दूंगा, 10-10 मिनट में आपको लिखना है, मैं यहीं क्लास में हूँ, आप देखिएगा क्लास का लगभग स्टूडेंट 50% से लेकर 100% तक लिखने में कामयाब, 50% तो सब लिख ही देगा। तो ऐसे जब टेस्ट सीरीज देंगे ना आप, तो स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो अपने कहा था स्पीड की चिंता मत करिए, शब्दों की चिंता मत करिए। क्योंकि आपसे क्या अपेक्षा होती है, शुरू होते ही सब आपको आ जाए। कोई भी ऐसा टीचर जो यहाँ पढ़ा रहा है, यहाँ अपने मंच में भी पढ़ा रहा है, मैं सभी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, कुछ से मिलना जुलना है, कईयों को 4-4, 5-5 साल लग गए हैं पहला आंसर लिखने में। अब हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं, नहीं नहीं ऐसा, रिलैक्स। कभी पहले भी कहीं पढ़ा रहा था मैं, क्लास शुरू होते ही नहीं नहीं बच्चों को रोज राइटिंग होनी चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, रिलैक्स।
बहुत सारे सिस्टम चेंज करवाए हमने, बहुत सारे सजेशन दिए, ठीक है, कि आप बच्चों की मन स्थिति में तो जाइए ना। किसी का बैकग्राउंड है तो और बुरा हाल है उसका, हिस्ट्री जो पढ़ के आया है, क्योंकि उसको भ्रम है कि वो पढ़ के आया, बट एक्चुअल में पढ़ के तो आया नहीं है वो। जिसका नहीं है उसकी स्थिति ठीक है, उसे पता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, इसलिए पुरानी पुरानी बातों को भी याद रखिएगा। लेंदी है, हमेशा मैं कहता हूं याद रखना जरूरी है। कुछ दिखाओ या मत दिखाओ, घर पे 1-2 पेज लिखो, पढ़ो। तुमको समझ में आ गई बात तो किसी को समझ में आएगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात तो दोबारा लिखो। किसी टॉपिक पे आपने लिखा, जैसे अशोक विलक्षण शासक क्यों है, आपने लिखा, पढ़ के आपको समझ में आ रही है बात तो पड़ोसी को भी समझ में आएगी। आप किसी को दे दो पढ़ने के लिए जिसका एग्जाम से कोई मतलब ना हो, या मतलब भी हो, क्वेश्चन हटा दो, उत्तर आप लिख के दे दो। यदि वो पढ़ के बता दे कि तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो या तुमने ये बताया है अपनी राइटिंग में, इसका मतलब एकदम तीर सही निशाने पे। असेसमेंट के तो बहुत तरीके मैं बता सकता हूं। आपने कुछ लिखा, बगल वाले जरा पढ़ के बताओ मैंने क्या लिखा है इसमें, ठीक है, बट वो एक होता है, तो आप राइटिंग करते रहिएगा। 3 सवाल हमने लिए अभी, अशोक पे ये सवाल आ सकता है। चौथा लिखें आप, लिखें कि अशोक कालीन अभिलेख ठीक है, अशोक कालीन अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास को समझने में किस सीमा तक उपयोगी है। मौर्यकालीन इतिहास को समझने में किस सीमा तक उपयोगी है। ठीक, अब अभिलेख से राजनीतिक इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, जैसे साम्राज्य की सीमा के बारे में, ठीक है, वंशावली के बारे में, युद्ध के संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में, ठीक, आर्थिक इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है क्या, यदि यस तो क्या पता चलता है। सामाजिक इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। हमने क्वेश्चन तो आपको जो लिख के दिया वो एक अलग बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं, कभी भी आपसे पूछेगा कि अभिलेख, गुप्तकालीन अभिलेख उस दौर के इतिहास को समझने में किस सीमा तक उपयोगी है, ठीक, कभी ऐसे पूछ देगा आपसे, है ना, कभी अशोककालीन अभिलेख पूछ देगा, नहीं भी पूछेगा, पूछेगा प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में अभिलेख किस सीमा तक उपयोगी है। अभी प्राचीन भारत कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, बस मैं एक आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं, ठीक, कभी ना कभी तो बताना ही हमें फॉर्मेट है। जब भी पूछे ना अभिलेख किस सीमा तक उपयोगी है, आप देखो राजनीतिक इतिहास के बारे में उससे क्या पता चलता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अभिलेख जहां जहां से मिलते हैं उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह क्षेत्र उस राज्य के अधीन या शासक के अधीन, जैसे अशोक का अभिलेख पाकिस्तान, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सभी क्षेत्र अशोक या मौर्यों के अधीन थे। समझ में आ गई बात, एक लाइन जैसे मैंने कह दिया। वंशावली के बारे में, अशोक के अभिलेख को देखें हम तो अशोक और उसके परिवार के बारे में हमें कुछ जानकारी उससे मिलती है। युद्ध के बारे में अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख, जनरल बहुत इसको प्रेजेंट करने का कई तरीका हो सकता है, अभी मैं
आपको हमने कहा कि राजनीतिक इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, सामाजिक कैसे पढ़ा जाता है, तो जिस मेथड पे बताया अभी आप उस मेथड पे चलिए। राइटिंग का कोई कई मेथड, 3-4 मेथड हैं इसके। हम जिस मेथड पे आपको ट्रेंड करें ना उसी मेथड पे सोचिए, हमें क्या पता चलता है। अशोक का अभिलेख अब याद ही नहीं है तो किसी क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे क्या? हम नहीं लिख पाएंगे। हम समझ में आती है ना बात सभी को? जब मैं कहता हूं कि याद रखो, आप जैसे याद रखो और किसी दिन जैसे फ्री हो छोड़ दो मुझे, सर सब याद है हमें, मैं 2-4 घंटे से बोलता चला जाऊंगा, जिस टॉपिक पे पकड़ूंगा उसी पे बोलता रहूंगा मैं तो, ठीक है। और आपको बताता रहूंगा देखो इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, है ना। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, सिखाना बड़ी बात है। सिखाना ज्यादा चुनौती का काम होता है, कैसे सिखाया जाए बच्चों को। ठीक है, जानना तो छोटी सी बात है, हम क्या जानते हैं। अब क्यों मैंने ऐसे बताया, क्योंकि आप ऐसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मान लो आर्थिक इतिहास में आपको याद होगा कृषि, सपोज दैट, शिल्प, व्यापार, सिक्के, शहर। हमें कुछ पता चलता है तो ठीक है, नहीं पता चलता है तो ऐसा नहीं, उसके बारे में बताने की जरूरत है हमें। अच्छा, युद्ध हमने बता ही दिया। प्रशासन के बारे में अशोक के अभिलेख से देखोगे आप, अशोक अभिलेख में अधिकारियों का उल्लेख करता है, अशोक अभिलेख में कर का उल्लेख करता है। कर यानी राजस्व प्रशासन की जानकारी मिल रही है, अधिकारी यानी जो थोड़ी बहुत जानकारी। एक स्त्री महामात्र नामक अधिकारी का भी उल्लेख किया आपने अभिलेख में, सो महिलाओं के लिए अलग से एक अधिकारी। आर्थिक इतिहास के बारे में मान के चलो कुछ नहीं बताता हमें, ठीक। सामाजिक इतिहास की बात करें हम लोग, आपको याद होगा वर्ण, जाति या किसी तरह का समाज में भेदभाव हो, जितनी बातें हमने आपको बताई हैं सामाजिक इतिहास को लेकर के, ठीक। हमें लगता है कुछ पता चलता है तो ठीक है, नहीं पता चलता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सांस्कृतिक इतिहास में धर्म, धर्म के बारे में तो खूब पता चल रहा है, पता तो चल रहा है सामाजिक इतिहास के बारे में भी, महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कह रहा है कर्मकांडों को लेकर, लेकिन हमने जरूरत अभी नहीं समझा कि मैं आपको लिखवाऊं। इतना रिसर्च थोड़ी करना है मैं अशोक के ऊपर। हम जो जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, जितना हम जानते हैं, ठीक। आर्य शर्मा पढ़ेंगे तो और जानकारी है उसके अंदर दी हुई है। धर्म पता तो चलता है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धार्मिक टकराव होते हैं तभी तो अशोक चेतावनी दे रहा है, जो धर्म में फूट डालेगा सरकार उसके साथ सख्ती से, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कह रहा है अशोक अपने लोगों को। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करिए। आजीवक संप्रदाय का उल्लेख कर रहा है अशोक। समझ में आ रही है बात सभी को? जो हम जानते हैं, अब क्या क्या जानकारी मिलती है। धर्म हो गया, अशोक के अभिलेख से भाषा लिपि के बारे में जानकारी मिलती है हमें, थोड़ा सा हमने वो बता दिया क्या जानकारी मिलती है। और अशोक के स्थापत्य का देखेंगे आप, स्थापत्य की जानकारी मिलती है और मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। लिख नहीं पाओगे 1 घंटा में, इतनी जानकारी है, 1 घंटा लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक। इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। जैसे हमसे कहा जाए अशोक का अभिलेख मौर्य इतिहास को समझने में किस सीमा तक, ध्यान से सुनिएगा, जब भी पूछा जाए किसी भी काल का अभिलेख तो आपको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास ऐसे डिवीजन किया जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में लिखा जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन में हो किस सीमा तक उपयोगी है या कहां तक उपयोगी है, हिस्ट्री का एक बड़ा पॉपुलर सवाल होता है। किसी क्वेश्चन में जब ये लिखा हुआ हो किस सीमा तक या कहां तक, यानी मौर्य काल को जानने के लिए इससे तो जानकारी मिलती है, बट केवल इसके आधार पर नहीं, बल्कि कौटिल्य, मेगास्थनीज, दूसरे साहित्य एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर तब जाकर के एक व्यापक तस्वीर मौर्य काल की। हमने जो मौर्य काल पढ़ा सभी स्रोत के आधार पर पढ़ा, ना कि केवल अभिलेख के आधार पर पढ़ा। क्लियर सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किस सीमा तक या कहां तक, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो
तो जैसे आपने पहले बता दिया कि भाई ये अशोक के अभिलेख हैं और इससे ये पता चलता है, ठीक। फिर आपको बताना पड़ेगा कि अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त और भी अभिलेख हैं, सिक्के हैं, कलात्मक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर हमें मौर्यों के बारे में विस्तार से जानकारी, कहां तक का मतलब कह रहा है कि आपको क्या लगता है पूरा पता चलता है? नहीं, दूसरे साक्ष्यों का भी हमें उपयोग। तो नीचे के 2 सवाल हमने अप्लाइड, लास्ट वाला सवाल हमने, ये समझ लो आप, एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन टॉप लेवल का होता है वो इसी पे बेस होता है। अभी एक आधा सवाल इस फॉर्मेट में पूछा भी गया है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसको। फॉर्मेट आपको बताना था कैसे चलेगा आपका ये। तो ये हो गया अशोक और अभिलेख के इर्द गिर्द की बातें, ठीक। आगे और सवाल लिख लें आप। नीलम, तुमको एग्जाम किस ईयर में देना है? नीलम तुम मत बताना उसको, ठीक है। 26 में, नीलम ने बता दिया, इसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। एक अच्छा सवाल आया है, अदिति ने बोला है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। ये कठिनाई ऑब्जेक्टिव में भी होगी आपको और सब्जेक्टिव में भी होगी आपको, ठीक। जहां जहां कठिनाई हो उन शब्दों को गूगल करिए, उसका मतलब लिखते चलिए। दूसरा कोई तरीका इसका, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे कठिन शब्द आपको सरल लगने लग जाएंगे, आदत बढ़ जाएगी आपको। ऐसा बहुत कम शब्द होगा जो आपका पढ़ा हुआ या सुना हुआ नहीं होगा एग्जाम तक जाते जाते। जब जब डिफिकल्ट हो तो आप उसको थोड़ा सा गूगल करिए। आप तुरंत गूगल नहीं करते रहना, नोट कर लिया, जब 4-5 प्रॉब्लम्स आ गए तो गूगल पे बैठ के जरा उसको, हमने एक सुविधा है ना आज के समय में, वरना पहले सुविधा थी नहीं। डिक्शनरी करिए आप, खोजिए आप पहले, अब तो गूगल पे ही सब कुछ मिल जाता है, डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं आप। ये कठिनाई बहुत बड़ी है। प्लस जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो साथ में अंग्रेजी वाले प्रश्नों को भी पढ़ने की आदत डालिए। मेंस में तो जरूर डालिए, पीटी में भी डालिए आप। एग्जामिनेशन हॉल में सारे क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ने, बट जब कभी कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन आपको सपोर्ट करते हैं। आदत डालिए कुछ कुछ शब्दों को पढ़ने सीखने की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लिखें कि कला के क्षेत्र में अशोक के योगदान को बताएं। कला के क्षेत्र में सम्राट अशोक के योगदान को बताएं। ठीक है, जो जो पॉइंट्स हमने लिखा कला के क्षेत्र में, जैसे आपको याद होगा स्तंभ, स्तूप, विहार, मूर्तियां, अशोक का योगदान कला के क्षेत्र में। स्तंभ के बारे में आपको ध्यान होगा, एक तरह से अशोक का ये मौलिक योगदान है, ठीक। बड़ी संख्या में अशोक ने क्या किया था, स्वतंत्र स्तंभों का निर्माण और देश के अलग अलग हिस्सों में उसे स्थापित, ताकि प्रजा से वो प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सके। बट इसका कलात्मक महत्व क्या है तो वो आपको बता चुके हैं। आपने देखा होगा स्तूप स्थापत्य पहले से है, बट आप देखोगे जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलने शुरू हो रहे हैं मोटे तौर पे वो अशोक के काल के ही हैं। स्तूप स्थापत्य के विकास में भी अशोक का योगदान, तो उसने क्या क्या करवाया तो 1-2 विशेषताएं बता दी। विहार का तो, गुफा विहार तो शुरुआत ही अशोक कर रहा है अभी तक जो जानकारी है हम लोगों के पास। और राजकीय मूर्तियों के बारे में हमने यहाँ पे आपसे पूछे मौर्यों का योगदान बताएं तब भी यही लिखेंगे आप, अशोक का योगदान बताएं तब भी यही लिखेंगे आप। मौर्य कह रहा है तो दशरथ का भी एक आधा उदाहरण दे देंगे उसमें हम, ठीक है। तो योगदान क्या लिखना है, यही लिखना है। आपसे कह दे मौर्यकालीन स्थापत्य
के बारे में संक्षेप में बताएं। कॉपी में जैसा लिखा हुआ उसको पढ़िए और बता दीजिए आप। समझ में आ रही है बात ना? आपसे स्थापत्य पूछ सकता है। मौर्य कला का संक्षेप में वर्णन करें, आप जो जानकारी वो सब बता दीजिए आप। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे केवल स्तंभ पे सवाल पूछ ले। जैसे कुछ ऐसा मान लीजिए सवाल फ्रेम कर दिया कि भाई जो अशोक कालीन स्तंभ है, न केवल उसका कलात्मक महत्व है बल्कि उस काल को समझने में भी वो उपयोगी है। समझ में आ रही बात? सेम फॉर्मूला, अशोक के स्तंभों से क्या पता चलता है ये बताना है, और कलात्मक महत्व क्या है आपने बता दिया। सेपरेट सवाल आ सकता है। सारनाथ के स्तंभ का शीर्ष तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। कभी कह देगा सारनाथ के स्तंभ का संक्षेप में वर्णन करें। अब आपको लगेगा ये हम कैसे लिखेंगे, हम ये भी आप लिख देंगे आप। सारनाथ स्तंभ की वो सारी जो स्तंभ की विशेषता, वो सारनाथ की भी विशेषता है, वो सारी विशेषता बता दो। आपको जो कल मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा, ये तो सारनाथ की भी विशेषता है ना। एकास्मक पत्थर से है, लाल बलुआ पत्थर से है, चुनार से वो आया था, पालिस है, ऊपर पतला होता गया, ऊपर चौकी है, कमल है, शीर्ष पे पशुओं की मूर्तियां हैं, आधार पे मयूर की आकृति। हमने पूरा बता दिया, एक पॉइंट। दूसरा, अब मूर्तियों के बारे में जो 4 सिंह हैं, 3 सिंह हैं, सब थोड़ा बता दिया मूर्ति कला के बारे में। भाई शारीरिक सौंदर्य है, ठीक है ना, जीवंत है, सजीव है, मूर्ति कला भी तो इसमें आ गया ना। केवल सारनाथ लिखना हो तब भी 150 शब्द लिखेंगे आप। आपको कहीं कुछ और नहीं पढ़ना, इतना सा भी नहीं पढ़ना आपको। जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करना। सारनाथ क्यों आ सकता है? क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है ना, राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। ठीक, सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो आपसे स्तंभ पूछे तब, सारनाथ स्तंभ पूछे तब, ठीक है, तब भी वही लिखना है जो आपको स्तंभ में लिखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक आधा ऐसी जानकारी चौंकाने वाली पूछी जाती है, जैसे लगता है कि ये कैसे हैंडल करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट से हैंडल हो जाता है जो आपने पढ़ाया है। उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना। प्रैक्टिकल ही नहीं है कि अलग से हर चीज को कोई पढ़ पाएगा। बुद्धि का इस्तेमाल करना। इसलिए पढ़ने के दौरान, नोट्स मेकिंग के दौरान ही पूरी बुद्धि लगाई जा रही है उसमें। आप नोट्स पढ़ते रहिए आप उसको ठीक से। मान लीजिए अभी हमने बताया, सपोजेड इसको, अब कल हो सकता है मैं नहीं भी बताता, कभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सीख जाएंगे आप। बट आपको कंटेंट के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, कंटेंट वही है जो आपकी कॉपी में है। ठीक है, तो ऐसे करके सवाल हैं जो अशोक के काल में। अब कौटिल्य पे भी सवाल आ सकते हैं, वो भी बता ही दिया आपको, है ना। कभी सवाल ऐसा आ सकता है कि भाई कौटिल्य और मेगास्थनीज के विवरण, कौटिल्य और मेगास्थनीज के विवरण मौर्य काल को समझने में किस सीमा तक उपयोगी, आ सकता है सवाल। ठीक, अब आप सोचोगे पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना आपको। कौटिल्य और मेगास्थनीज के बारे में 2-2 लाइन लिख दिया, एक लाइन इंट्रोडक्शन दे दिया। इनसे राजनीति के बारे में क्या, सब कौटिल्य बता ही रहा, बताते चले जाओ। पूरा प्रशासन, राजनीति कौटिल्य ने तो बताया ही है। ठीक है, तो कभी ऐसे सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री में कहा जाता है टफ सवाल पूछा है। बट टफ अब कुछ नहीं है, टोटल क्लास नोट्स के अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, है ना, अब रोक दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है। आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। कभी कभी कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है अंशु, है, ज्यादा हो जाएगा तो मैं हिसाब से 2-4 बार ही डिस्कस करता हूँ पूरे सेशन में। ठीक है, जब लगता है कि हाँ टाइम ठीक है, डिस्कस कर देना चाहिए बच्चों से, है ना। बीच बीच में एक आधा बार अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है 2nd सेंचुरी BC
से 3rd सेंचुरी एडी तक। हाँ, सुविधा के लिए इसको हम लोग मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। सुविधा के लिए इसको हम लोग मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के बाद का कोई काल भी हो सकता है। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो डेट देकर पूछा जाएगा आपसे। द्वितीय सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी के बीच पूछा भी गया, ऐसे ही पूछा गया मेंस में। ठीक, क्यों यूपीएससी मौर्योत्तर काल करके नहीं पूछती है, उसका रीजन है मौर्योत्तर काल का मतलब 4वीं सदी भी तो हो जाएगा, 5वीं सदी भी, मौर्यों के बाद का कोई भी काल। ठीक है, तो एक खतरा रहता है। बट किताबों में मौर्योत्तर काल भी खूब चलता है लिखा हुआ। मौर्य और गुप्तों के बीच के काल को मौर्योत्तर काल के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें इसमें? फिर वही कहानी, राजनीतिक इतिहास, आर्थिक और सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास में इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कला। ठीक, मौर्योत्तर काल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सांस्कृतिक इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कला। ठीक है, आर्ट। कला में आप पढ़ने वाले हैं स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला और मूर्ति कला। जब हम स्थापत्य पढ़ेंगे यहाँ पे तो फिर एक बार देखेंगे हम स्तूप के बारे में। इस काल में स्तूप, चैत्य और विहार। ठीक है, मूर्ति कला में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस में 3 बार सवाल पूछ चुका है अब तक मूर्ति कला से। गंधार मूर्ति कला, मथुरा कला और अमरावती कला। गंधार, मथुरा और अमरावती। ठीक, वैसे इस दौर में चित्रकला भी है। तो सांस्कृतिक इतिहास में इंपॉर्टेंट क्या है इस दौर का? कला। थोड़ा बहुत हम साहित्य भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत धर्म का भी जिक्र होगा। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म की बात हमने पहले ही कर ली है, वो सबका यूज बता दूंगा मैं आपको। यूज मेन जाना जाता है कला के लिए इस दौर को। ठीक, कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे पूरे कला वाले पार्ट को कवर करने में। ठीक है, बाकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। यहां राजनीतिक इतिहास हम पहले वाले पैटर्न में नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, बहुत सारे राजवंश हैं, सबका परिचय लेंगे हम और सबके बारे में 2-4 महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम लिखा देंगे कॉपी में, जो ऑब्जेक्टिव के मकसद से और समझने के मकसद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मौर्यों का पतन हुआ 185 ईसा पूर्व में, मौर्यों के अंतिम शासक जो बृहद्रथ था, मौर्यों के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या। तो उसके बाद क्या होगा, मौर्यों के पतन के बाद इस वाले इलाके पे शुंग वंश का शासन स्थापित होगा। ठीक, मौर्यों के पतन के बाद किसका शासन होगा? शुंग वंश का। और इस वाले इलाके पे आप देखेंगे आप हिंद यूनानी,
इंडो ग्रीक, इधर भी इनका शासन होगा, इधर भी शासन होगा। मौर्यों के पतन के बाद कौन इधर आएगा? हिंद यूनानी, इधर आएगा सुंग। और इस वाले इलाके में देखेंगे आप, किताब में अच्छे से मैप बना हुआ है, मैं तो सिंबॉलिक आपको बनाता हूं, ठीक है। यहां पे आएगा सातवाहन वंश, ठीक। और यहां पर उल्लेख मिलेगा आपको चेर वंश, यहां पे मिलेगा पांड्य वंश, और यहां आपको मिलेगा चोल वंश। ये जो चेर चोल पांड्य है, ठीक है, ये जो चेर चोल पांड्य है, इसको संगम काल भी कहते हैं। पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, लिखाऊंगा आपको मैं। थोड़ा एक बार समझा देता हूं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है। चेर चोल पांड्य को हम संगम काल भी कहते हैं, ठीक है। और इस वाले इलाके में आ जाएगा आपका महामोघ वाहन वंश। तो आपको याद होगा अशोक ने अपने अभिलेख में चेर चोल पांड्य को पड़ोसी राज्य बोला है, ठीक। श्रीलंका को भी ताम्रपर्णी कहा गया पड़ोसी राज्य, ठीक है। ये सब एक राज्य के संगम काल, सातवाहन, सुंग, हिंद यूनानी। हिंद यूनानी जब कमजोर पड़ेंगे तो इधर से बराबर आक्रमण होता रहेगा इस अवधि में। तो हिंद यूनानी के बाद इस तरफ से कौन आने वाले हैं? शक। ये भी आक्रमणकारी हैं, बाहर से हमला करेंगे। और शक जो है अफगानिस्तान में, फिर यहाँ पंजाब वाले इलाके में, फिर मथुरा में, फिर सिंध इस वाले इलाके में, फिर ये मालवा उज्जैन के इलाका में। शकों का शासन लगभग 300-400 वर्षों तक रहेगा देश के अलग अलग हिस्सों में, इधर की तरफ, ठीक। शक क्या करेंगे? पहले वाले कमजोर करके, मध्य एशिया के आक्रमणकारी हैं ये भी। इसी से बचने के लिए चीन में दीवार बनाई गई थी ताकि शक चाइना में प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। शकों के पास थोड़ा बहुत इतिहास आता है पार्थियंस का। ये ईरान के रहने वाले थे पार्थियंस, कुछ कुछ इलाकों पे कब्जा करेंगे थोड़े समय के लिए। और पार्थियंस के बाद आप देखेंगे जो बहुत फेमस है कुषाण, कनिष्क जिसका नाम हमने पहले भी लिया था। कनिष्क फिर क्या करेगा? इन सब इलाकों पे कनिष्क का शासन हो जाएगा, यहां तक बनारस तक। तो हम पहले क्या करेंगे, ये तो थोड़ा समझा दिया, मौर्यों के पतन के बाद देखो ये वंश आए हैं। बट हम क्या करते हैं, पहले बाहरी आक्रमण के बारे में 1 बाय 1 परिचय। सुंग वंश के बाद यहाँ मित्र वंश, मित्र वंश का कुछ खास रोल नहीं है बट उसका भी उल्लेख कर देंगे हम। 2-4 सबके बारे में 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बातें, जहां जितनी जरूरत है, ताकि पूरा एक परिचय हो जाए। मकसद है ऑब्जेक्टिव, क्लियर सभी को? मकसद है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो राजनीतिक इतिहास हम इसी तरह से यहां कवर करने वाले हैं हम, ठीक। तो शीर्षक तो आपने दे ही दिया होगा। शीर्षक हमने क्या दे रखा है? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसवी, लगभग 400 से 500 साल का इतिहास, ठीक। ऐसे पढ़ने जा रहे हैं हम। लिखें, अब शीर्षक आपने दे दिया ना। शीर्षक के बाद देखें पहला कि बाहरी आक्रमण कर दें आप उसमें, बाहरी आक्रमण या बाह्य आक्रमण, ठीक। हाँ, एक्सटर्नल एग्रेशन। बाह्य आक्रमण में लिखें आप पहला इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, हिंद यूनानी 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी तक। कालखंड को लेकर समस्या रहती है लेकिन फिर भी, ठीक है।
इंडो ग्रीक का शासनकाल, ठीक है, लिखें आप, लिखें कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम की तरफ से मौर्य काल में उत्तर पश्चिम की तरफ से सबसे पहले इंडो ग्रीक ठीक है, इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से आक्रमण किसने किया था? इंडो ग्रीक ने। ये मौर्यों के पतन का भी एक कारण है। अगला पॉइंट लिखें आप कि भारत में समानांतर इंडो ग्रीक के दो राजवंशों ने शासन किया। समानांतर दो राजवंशों ने शासन किया। कर लिया आपने, दो राजवंशों ने शासन किया। हमें राजवंश वगैरह में बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ में नहीं जाना, हमें बस थोड़ा थोड़ा समझ रखना है कि ठीक है, एरिया वगैरह की समझ में आपको दे दूंगा, कालखंड की समझ दे दूंगा, और 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पीटी में पूछे जा सकते हैं या मेंस में भी काम आ सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, इनका एक शासक है मिनांडर। लिखें आप, एक शासक का नाम है मिनांडर। 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। एक 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसके बारे में लिखें आप कि मिलिंद प्रश्न में भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप, बातचीत की जानकारी मिलती है। और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझिएगा इंडो ग्रीक के बारे में, फिर हम इसमें भी आते हैं इस पॉइंट पे कि इस क्षेत्र पे पहले सिकंदर ने कब्जा किया था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई भागों में बंट गया था। तो अफगानिस्तान और ये सब इलाका जो था उस समय वो बैक्ट्रिया के यूनानी सेल्यूकस के पास था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में पड़ोसी शासक था। सेल्यूकस की मृत्यु के बाद फिर ये तितर बितर होने लगे थे आपस में, और जब इनके ऊपर शकों का हमला शुरू हुआ तो इन्होंने भारत में हमला शुरू किया। ठीक, ऐसे करके इंडो ग्रीक दो राजवंशों ने पैरेलल शासन किया। इसमें हम केवल दो शासक का नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिनांदर के साथ क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो नागसेन उसे बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा है, यानी बौद्ध धर्म प्रचलित था इस इलाके में। दूसरा, एक विदेशी शासक भी बौद्ध धर्म को अपना रहा है। तो हम राजनीतिक घटना का भी जिक्र करेंगे तो सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए।
ठीक। ऐसे ही एक शासक है, यहां पे लिखेंगे, उसका नाम है यूक्रेटाइडस। एक और शासक का नाम है यूक्रेटाइडस। और बोर्ड पे देखेंगे लिखा हुआ है, इसने हेलियोडोरस नामक दूत, दूत यानी एम्बेसडर, नामक दूत को शुंग शासक, ये सब शुंगों के समकालीन हो गए, शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। ठीक है, भागभद्र के दरबार में भेजा था। लिखें, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विष्णु जी का सवारी है गरुड़। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ठीक। और अपने आप को ये वासुदेव कहता है, वासुदेव का भक्त कहता है, अनुयायी कहता है। वासुदेव कृष्ण को कहा गया है, वासुदेव यानी वैष्णव। कृष्ण विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र होगा, हम भी बातचीत में आगे बता जाएंगे आपको हम। उसमें एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है ना। तो विष्णु जो गरुड़ है वो विष्णु का वाहन माना जाता है ना। तो इसने गरुड़ स्तंभ, इससे ये पता चलता है कि विदेशी मतलब यूनानी शासक न केवल बौद्ध धर्म बल्कि ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म को भी अपना रहे थे। अब ये हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री वाले एग्जाम में। ठीक, क्लियर। तो दो आपको ऐसे जानकारी हमने, नॉर्मल जानकारी हमने इनके बारे में, है ना। अगला एक और पॉइंट लिख लें आप। लिखें, हिंद यूनानी शासकों का, हिंद यूनानी शासकों का शुंग शासकों के साथ, शुंग शासकों के साथ ठीक है, शुंग शासकों के साथ लिखेंगे आप, इसमें युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब देखो दोनों समानांतर हैं। तो ये लोग क्या करते थे, सुंग वाले इलाके में हमला या कभी वो हमला, तो कब किसने हमला किया उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, समानांतर है तो युद्ध की संभावना, जो जिसके समानांतर होता है, जिसकी सीमा जिससे मिलती है उसके बीच में युद्ध की संभावना है। मान के चलिएगा कि सीमा मिल रही है समानांतर, तो दोनों के बीच में युद्ध, युद्ध भी होगा, वैवाहिक संबंध भी होंगे, व्यापार भी होगा। जो समानांतर, जैसे पाकिस्तान है, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से व्यापार एकदम नहीं होता है, विदेश मंत्री अभी गए हैं ना। ठीक है, तमाम तनाव के बावजूद विदेश मंत्री भी तो गए ही हैं। आए दिन आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी मारे जाते हैं, एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं हम। तो जिससे बहुत बिगड़े हुए संबंध है, वहां पे भी कुछ ना कुछ आदान प्रदान, तो जो समानांतर रहेगा ना, आदान प्रदान होता रहता है। ये कॉन्सेप्ट रखना होता है। क्यों? ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम मिलेंगे, वो आपको याद नहीं रखने हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। लिखो, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम
लेख युक्त सिक्के जारी किए। लेख, ठीक है, लिख लिया आपने कि भाई सिक्कों पे अब तक क्या होता था, आहत सिक्के होते थे, पंचमार्क सिक्के होते थे, याद है ना सभी को। पहली बार सिक्कों पे लेख लिखा हुआ है, उस पे लिपि में, है ना। भारत में जो सिक्के किसके हैं, तो माना जाता है इंडो ग्रीक के हैं। ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, जानकारी हो गई पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट लिखें, ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। नोटेड। तो दो नई जानकारी आ गई आपके पास, लेख, सिक्कों पे लेख, और ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला, उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लिखें, इसमें यूनानी यूनानी एवं स्थानीय दोनों कला का मिश्रण है। जो उस समय वहां की कला थी प्लस यूनानी कला, यूनान की जो आर्ट थी, दोनों का मिश्रण है। लिखें, आगे चलकर इसका प्रभाव मुलायम सिंह यादव क्लास में एक है, नंबर कुछ लिख रहे हैं 777। देखो यार, नंबर तुमने क्यों हटा दिया, मैं नोट करता, मैं थोड़ा, नाम भी बड़ा गजब का नहीं है मुलायम सिंह यादव, मतलब ठीक है, नेताजी के नाम से जाने जाते थे, है ना। ठीक है, आगे चलकर इसका प्रभाव गंधार मूर्ति कला पर, गंधार मूर्ति कला पर दिखाई पड़ता है। गंधार मूर्ति कला पढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप कि यूनानियों के प्रभाव में, यूनानियों के प्रभाव में नाटक के लिए या नाटक में पर्दे का प्रयोग किया जाने लगा। रंगमंच में जो पर्दा का प्रयोग किया जाता है, नाटक वगैरह जो लोग खेलते हैं ना रंगमंच में पर्दा, सबसे पहले भारत में पर्दे का शुरुआत यूनानियों ने ही किया है। यहाँ पे कि जब नाटक खेले तो उसमें पर्दा लगा के एक सीन आता है, फिर दूसरा सीन आता है, ऐसा बात। तो आप देखोगे ये जो इंडो ग्रीक हैं, धर्म भी ले रहे हैं यहाँ से, सिक्कों में भी कुछ योगदान दे रहे हैं, नाटक के क्षेत्र में भी कुछ योगदान दे रहे हैं, ऐसे करके कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है। एक और पॉइंट लिख लें आप, फलित ज्योतिष पर भी, फलित ज्योतिष पर भी यूनानी प्रशासन, फलित ज्योतिष पर भी यूनानियों का प्रभाव दिखा।
फलित ज्योतिष पर भी यूनानियों का प्रभाव देखा। मैं बता रहा हूं इसके बारे में। जब उन्होंने यहां शासन किया तो भारत में एक था वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष प्रायः पूजा पाठ और यज्ञ के मुहूर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कब कौन सा यज्ञ करना है। फलित ज्योतिष हो गया जो हम लोग गणना करवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं, ठीक है, आपने भी कभी बनवाया होगा, है ना, हमने भी कभी बनवाया था स्टूडेंट लाइफ में। गणना करके बताओ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो गणना करने वाले ने बता दिया था तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब डरो मत, तुम बताओ मुझे, ठीक है, तुम्हारा तो कभी प्रीलिम्स भी नहीं होगा। मतलब अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। हमने पूछा तो उनसे तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा क्या भविष्य है। बट लोग जानकार होते हैं, मजाक एक तरफ है, मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ, बस वैसे ही मजाक कर रहा हूँ आपसे। कोई कुंडली मुंडली नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना कभी कोई अंगूठी धारण की आज तक, कुछ भी नहीं। मतलब जो करना है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट लोगों की आस्था है, करते हैं बहुत लोग, हमारे घर परिवार में भी। और गणना भी होती है, बहुत जगह पढ़ाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम लोगों को सही विधिवत जानकारी है इसके बारे में। तो जातक पे किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब गणना भारत में प्रचलित हुई यूनानियों के शासन के साथ। फलित ज्योतिष कहते हैं इसको, ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना होरोस्कोप, भाई आपका होरोस्कोप देख लीजिए आज अखबार में आया हुआ, ऐसे लोग कहते हैं अखबार। तो जो ज्योतिष के अध्ययन को ना भारत में होरो शास्त्र कहा जाने लगा। यूनानी शब्द इतना पॉपुलर हो गया कि वो शब्द ले लिया गया और होरो शास्त्र कहा जाने लगा। तो देखो क्या हुआ कि जो लोग शासन करे तो यहीं लगभग 100-150 साल के लिए बस गए थे। तो हमारी चीजों को सीखा या जो अपने साथ लाए तो वो ज्ञान भारतीय समाज में प्रवाहित हुआ। ऐसे करके ना अलग अलग दौर में कल्चर का मिश्रण होता रहा है, आदान प्रदान सब ज्ञान परंपरा के साथ। जैसे मान लो आज भी हम लोग बहुत जगह नाटक खेला जाता है, रामलीला वगैरह, पर्दे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो पर्दे का उपयोग पहली बार यूनानियों ने शुरू किया भारत में। अब देखो हजारों साल की परंपरा है। तो कब कौन सी चीज कब कैसे इस्तेमाल हुई हमें पता थोड़ी होता है। तो इसमें हमने केवल चुनिंदा बातों को लिया यहां पे, जो कल्चर से थोड़े जुड़े हुए हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। क्लियर सभी को। इंडो ग्रीक के बारे में एक छोटा सा परिचय हमने दे दिया आपको। इंडो ग्रीक के बाद क्या है, उसके बाद शक। लिखें आप शकों के बारे में। ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने ज्यादा लिखना है बहुत। शकों का शासन जो है वो है 1st सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, ठीक। लिखें, ठीक। पहला पॉइंट लिखें आप कि मध्य एशियाई आक्रमणकारी मध्य एशियाई आक्रमणकारी जिसने भारत में ठीक है, जिसने भारत में इंडो ग्रीक को कमजोर किया, जिसने भारत में इंडो ग्रीक को कमजोर किया तथा अफगानिस्तान अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम भारत मथुरा मालवा नासिक
गुजरात, सिंध इत्यादि क्षेत्रों पर शकों की अलग अलग शाखाओं का शासन रहा। ठीक है, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा रिसर्च कुछ भी नहीं करना है, एक समझ बनानी है। शकों का इस समय से इस समय तक शासन रहा। ब्रैकेट में लिख लें आप यहां पे कि गुजरात सिंध इत्यादि से संबंधित शकों का सबसे लंबे समय तक शासन था। सबसे लंबे समय तक शासन था गुजरात सिंध इत्यादि में। ठीक है, इसको ना यहां वाले इलाके में शासन था शकों का बहुत लंबे समय तक। इसको पश्चिमी क्षत्रप भी कहा जाता था। ये जो अभी हमने बताया अफगानिस्तान में, इस वाले इलाके में, मथुरा में, और ये सब जो इलाका था ये कहलाता था पश्चिमी क्षत्रप। सबसे लंबे समय तक शासन इसी ने किया है। मतलब एक शाखा यहाँ पे थी तक्षशिला में, एक शाखा मथुरा में थी, एक अफगानिस्तान में थी, एक नासिक वगैरह ऐसे करके थी दक्कन वाले क्षेत्र में, है ना। इसको कहा जाता है पश्चिमी क्षत्रप। तो शकों की कई शाखाएं थी जो अलग अलग समानांतर शासन कर रही थे। जब ये आए तो इन्होंने इंडो ग्रीक को कमजोर किया और इस क्षेत्र पे कब्जा। अब जो कब्जा करेंगे फिर इसके अधीन ही रहना पड़ेगा आपको। शासक तो ये हो गए आपको, तो ये उसको अधीन बना लिया जाएगा। ऐसे अलग अलग समाज के लोगों का मिश्रण होता गया है भारतीय समाज में, यही बसते चले गए हैं अलग अलग दौर में। ठीक है, क्योंकि ये वाला इलाका बड़ा उपजाऊ इलाका था खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़ी संख्या में लोग कोशिश करते थे इस इलाके में बस जाएं या शासन करें ताकि बेहतर जीवन हो उनका। अगला पॉइंट लिखें आप कि पश्चिमी क्षत्रप से ही रुद्रदामा का संबंध है। पश्चिमी क्षत्रप से ही रुद्रदामा का संबंध है, ये सिंध गुजरात वाले क्षत्रप से। ठीक है, रुद्रदामा का संबंध है। ये जो रुद्रदामा है लिखेंगे आप संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। ठीक, संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इसी में लिखेंगे इसी अभिलेख में मौर्य शासक चंद्रगुप्त एवं अशोक का भी उल्लेख है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त एवं अशोक का भी उल्लेख है। तथा सुदर्शन झील के पुनः उद्धार का भी, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का भी। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो सुदर्शन झील का तो नाम आपको ध्यान होगा ना। ये कहता है कि भाई हमने उस झील का पुनः उद्धार करवाया। इसका एक अधिकारी है सुविशाख, कहता है उसने, हमने उसको निर्देश दिया। इससे पता चलता है, तो इसको जाना जाता है इस बात के लिए। प्लस जब यहां शकों का शासन होगा ना इसका, तो सातवाहन इसके समानांतर है,
तो दोनों के बीच टकराव एक स्वाभाविक बात होगी। शकों और सतवाहनों के बीच संघर्ष, कब किसने हमला किया, किसका वैवाहिक संबंध था, बस आइडिया रखना, जो जिसके समानांतर होगा उसके साथ युद्ध और वैवाहिक संबंध दोनों की संभावनाएं राज परिवारों में खुली रहती है। बाकी शकों के बारे में हमें और कुछ भी अध्ययन नहीं करना है यहां पे बस परिचय लेते जा रहे हैं हम लोग। ठीक, हिंद यूनानी का एक परिचय हो गया, शकों का एक परिचय हो गया। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, शक संस्कृत भाषा को में अभिलेख जारी कर रहे हैं। यहीं पे बस गए थे ये लोग, है ना। अब लिखिए अगला है पार्थियंस। इनके बारे में बस एक दो पॉइंट लिखना है आपको। पार्थियंस इनका शासनकाल है 1st सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी लिखें कि पार्थियंस ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, पार्थियंस ईरान के रहने वाले थे और ईरान से लगी सीमा पर कुछ दशकों तक पार्थियंस का भी भारत पर शासन रहा। कर लिया आपने इस पॉइंट को भी। अब कौन सा इलाका, जैसे मान लीजिए ये आपका ईरान का इलाका है, ठीक, तो इन सब इलाकों पे थोड़ा बहुत शासन। तो जब पार्थियंस होंगे 1st सेंचुरी एडी में, तो टकराव किससे होगा, शकों से होगा उनका। ठीक, बस थोड़ा सा ना कालखंड ध्यान रख के ना कॉन्सेप्ट हमसे आइडिया बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। किताब में तो बहुत सारी जानकारी थोड़ा आगे पीछे रहता है ना, तो यहां पे ये स्पेस बनाएंगे थोड़ा बहुत। पार्थियंस जो है ईरान से लगी हुई सीमा पर। ठीक, एक कॉन्सेप्ट एक और जान लीजिए इनके बारे में। इनका एक शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्निस। नाम भी बड़ा एकदम सॉलिड है। एक शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्निस। ठीक है, गोंडो फर्निस। एक पॉइंट लिख लेंगे आप कि ऐसा माना जाता है कि इसके शासन काल में ठीक है, इसके शासन काल में संत थॉमस सेंट थॉमस इन इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं संत थॉमस, है ना। ठीक है, इनके शासन काल में संत थॉमस नामक ईसाई यात्री भारत की यात्रा पर आए थे। संत थॉमस नामक ईसाई यात्री भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है कि भाई ईसा मसीह तो थे ही उस समय, है ना, तो ईसाई धर्म, तो उसी दौर में कोई ईसाई यात्री भारत भी आया था, भारत की सीमा में। 3 हो गए आपके, पहले इंडो ग्रीक हो गए, फिर शक हो गए, फिर पार्थियंस, अब कौन सा है, कुषाण। लिखें आप कुषाणों के बारे में। कुषाणों को लिख लें आप 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक। कुषाणों के बारे में लिखेंगे आप 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक।
प्रथम सदी ईस्वी से है, ईसा पूर्व से नहीं है। ठीक, 3rd सेंचुरी एडी तक। ठीक है। अब देखो कुषाण भी शकों के समानांतर है, यानी शकों के साथ सबका कहीं ना कहीं संबंध है। इंडो ग्रीक को शकों ने कमजोर किया, पार्थियंस शक, शक सातवाहन, शक कुषाण, शकों का बहुत लंबे समय से शक बेस है। अभी क्या करेंगे, जब कुषाणों का हमला होगा तो इन सब इलाकों से शक गायब हो जाएंगे, यहां पे सब कुषाणों का शासन हो जाएगा सारे क्षेत्र। शक लेकिन यहां पे रहेंगे। पश्चिमी क्षेत्र बहुत लंबे समय तक रहा है, सिंध और गुजरात वाले इलाके में। ठीक, कुषाणों के बारे में लिखते हैं थोड़ा बहुत, आप लिखिए। आप लिखिए, आप कुषाणों को यूची, कुषाणों को यूची एवं तोखाड़ी भी कहा जाता है। ठीक, तोखाड़ी भी कहा जाता है ना। लिखें, भारत पर कुषाणों के दो राजवंशों ने शासन किया, कड़फिसस एवं कनिष्क। कड़फिसस एवं कनिष्क। ठीक, लिखें, कुषाणों ने एक विशाल, ये सब बाहरी हैं, मध्य एशिया के रहने वाले हैं। कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें ऑक्सस, सिंधु, ठीक है, ऑक्सस, सिंधु एवं गंगा नदी घाटी के क्षेत्र शामिल थे। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र शामिल थे। ऐसे देखोगे ना आप, सुनने के लिए बताता हूं मैं आपको, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, चीन का कुछ इलाका, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान और भारत। ठीक, कई राष्ट्रों के कुछ कुछ क्षेत्रों पर कुषाणों ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। ठीक है, तो ऑक्सस नदी घाटी आपका हो गया मध्य एशिया, अफगानिस्तान से ठीक ऊपर पड़ जाता है ये, आप मैप पे देखेंगे तो आप। सिंधु नदी घाटी यानी पाकिस्तान का पूरा इलाका हो गया। गंगा नदी घाटी यानी अपना ये उत्तराखंड और यूपी और बिहार, बिहार में तो नहीं, उत्तराखंड यूपी तक। तो कुषाणों का शासन बहुत बड़े भूभाग पर था। हिंदुकुश पर्वतमाला से इधर भी था, हिंदुकुश उधर भी, इनफैक्ट उधर ज्यादा शासन था इसका भारत से बाहर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप। लिखें कि कनिष्क ने लगभग थोड़ा डाउट रहता है डेट को लेकर के, लगभग 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। ठीक, लिखें, इसने शक संवत की शुरुआत की,
शक संवत की शुरुआत की और इसके शासन काल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके शासन काल में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये हम लोग चौथी बौद्ध संगीति तो पढ़ चुके हैं हम लोग, याद है ना सभी को? बौद्ध संगीति में हमने पढ़ा था महायान बौद्ध धर्म, वसुमित्र, अश्वघोष, विभाषा शास्त्र, वो सारी बातें। वो सब बात यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सारी बात उठाकर। महायान की शुरुआत हुई सब कनिष्क के समय हुआ था। ठीक, एक तो ये है। दूसरा लिखें आप, कनिष्क ने 2 नगरों की स्थापना की। एक तो कनिष्कपुर कश्मीर में, कनिष्कपुर कश्मीर में, और एक सिरकप। सिरकप हो गया आपका तक्षशिला। तक्षशिला के नजदीक। ठीक, कनिष्कपुर हो गया, सिरकप हो गया। इसके लिखे आप 2 राजधानी हो गई इसके, 2 कैपिटल भी था इसका। एक लिख लें आप, पेशावर या पुरुषपुर कहते थे उस समय उसको। किसी भी शहर का किताब में नया और पुराना नाम हो तो जरूर ध्यान रखिएगा। सुन लिया ना सभी लोगों ने? जब भी आप पढ़िए नया और पुराना नाम तो जरूर ध्यान रखिएगा आप। पेशावर, पुरुषपुर, ये हो गया इसका राजनीतिक कैपिटल। और मथुरा, मथुरा को आर्थिक राजधानी कहा जाता था। मथुरा को लिखेंगे आप, इसने 2 कला को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क के बारे में, कनिष्क की गिनती एक प्रमुख शासक के तौर पे होती है। इसने 2 कला को संरक्षण प्रदान किया, गंधार कला और मथुरा कला। गंधार कला और मथुरा कला। ठीक, लिखें, इसने विभिन्न विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। विभिन्न विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। विभिन्न विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। यहां पे नाम लिख लें आप, जैसे वसुमित्र, चरक, नागार्जुन। ये नागार्जुन हो गए आपके, जो एक हमने बौद्ध संप्रदाय बताया था महायान का नागार्जुन, मध्यम कारिका वाले। चरक हो गए चरक संहिता वाले, आयुर्वेद के जानकार हैं। चरक एवं सुश्रुत, चरक संहिता वाले। वसुमित्र जो अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष की 2 किताब है, एक है बुद्ध चरित्र और एक है सौंदरानंद। अश्वघोष की 2 किताब का उल्लेख मिलता है, एक है बुद्ध चरित्र और एक है आपका सौंदरानंद। ठीक, विद्वानों को संरक्षण। तो ये कनिष्क से संबंधित जानकारी हो गई है ना, नोट करके लिख लें आप। कनिष्क के उत्तराधिकारियों में हुविस्क,
हुविस्क, वासुदेव, कनिष्क के उत्तराधिकारियों में हुविस्क, वासुदेव इत्यादि शासकों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। इत्यादि शासकों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं इसके, दो नाम हमने इसलिए लिया आपको। हुविस्क मैंने इसलिए बताया, आपको याद होगा जैन धर्म का संरक्षक था, मैंने जैन धर्म इसका नाम लिखवाया था। वासुदेव इसलिए लिया कि बाहर वाले भी आकर के अपना नाम बदल रहे हैं, वासुदेव रख रहे हैं। ठीक, तो एक शासक का नाम ही था वासुदेव। तो कभी जैसे सवाल यूनिक है थोड़ा सा ना, कभी सवाल आ गया वासुदेव किस राजवंश के शासक, मान लो उसमें कनिष्क हो, शक हो, ऐसे करके किस विदेशी राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो ऐसे करके नोट में एक इंफॉर्मेशन। दूसरा लिखें आप, लिखें कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। ठीक, एक और पॉइंट लिखें आप, लिखें कि प्राचीन भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिक्के, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिक्के कुषाणों के थे। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे सोने के सिक्के, गोल्ड क्वाइन। जैसे गोल्ड क्वाइन बहुत सारे शासक है, तो जिसमें गोल्ड की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो कुषाणों के सिक्कों में गोल्ड की क्वांटिटी ज्यादा थी। 24 कैरेट, 22 कैरेट जो हम लोग कहते हैं ना, 18 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसे करके। तो पूरे प्राचीन काल में माना गया है। एक और पॉइंट लिख लें कुषाणों के बारे में, लिखें कि रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था। रेशम मार्ग पर कुषाणों का, सिल्क रूट पर कुषाणों का नियंत्रण था, और यह कुषाणों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। यह कुषाणों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, हम रेशम मार्ग पे कल चर्चा कर लेंगे आपसे, कल वाली क्लास में। ठीक है, आज वाली क्लास दो हिस्सों में रहा। एक हिस्सा में हम लोगों ने मौर्यों से संबंधित जो भी 5, 4, पता नहीं 7, 8 जितने भी प्रश्न थे, हमने एक बार बात करी आपसे। और दूसरे पार्ट में हमने मौर्योत्तर काल कैसे पढ़ेंगे उसका खाका बता दिया आपको। राजनीतिक इतिहास में सभी राजवंशों का परिचय ले रहे हैं हम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। एक विक्रम संवत रह गया है शकों के साथ, कल मैं उसकी भी बात कर लूंगा आपसे। थोड़ा शक संवत, विक्रम संवत, रेशम मार्ग, ये सब क्या है, क्योंकि विक्रम और शक संवत का हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो, हमारा ऑफिशियल कैलेंडर में शक संवत का हम इस्तेमाल करते हैं, शक भी तो बाहरी ही थे। तो यही मैं कहता हूं आपको कि हम धीरे धीरे किन किन चीजों को हमने अडॉप्ट कर लिया है। हम विक्रम पंचांग वगैरह में विक्रम संवत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम पर, है ना। तो कल चर्चा कर लेंगे आपसे हम इसके ऊपर, ये इसी पे बातचीत चलेगी। ये थोड़ा बिखरा हुआ टॉपिक है, जब इसको समेटेंगे तब आपको लगेगा अच्छा इतनी सारी बातें ऐसे समेट दी गई इसको, मतलब बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िए। इसके बाद कुछ पढ़ना हो तो वही रामशरण शर्मा वाली किताब, रामशरण जी के शरण में जाइए, आपको लगता हो या तो मेरे शरण में या उनके शरण में। बाकी आप पुराने क्लास नोट्स को दोहराते रहिएगा, टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।